आपने एचआर की फील्ड का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया? राइट, वी लिव इन अ सोसाइटी के जहाँ पर होता है कि बेटे को तो डाल दें आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बेटी को आप डाल दें उर्दू मीडियम स्कूल में। वुमेन एम्पावरमेंट का जो असल मकसद और मतलब है वो क्या समझते हैं? 2016-17 की बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐलानिया किया था कि आप नोटिफिकेशन था कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती जितना मैं एज बीइंग इन दी एचआर आप किसी को रोजी के भी आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके काम से कोई माशरे में वैल्यू एडिशन हो या आपको उनकी गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हेड एचआर हैं मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स की। इसके साथ साथ इनका ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में 12 साल का तजर्बा है। हम इनसे जानेंगे कि ये हैरेसमेंट सेल की हेड भी रही हैं, तो हैरेसमेंट की टाइप्स क्या हैं, हैरेसमेंट को ये किस तरह देखती हैं और इसके बारे में जो मिथ्स हमारे यहाँ मशहूर हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और कौन सी बातें इसमें गलत हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी और हम ये भी जानेंगे कि एचआर की फील्ड में जॉब्स का क्या स्कोप है। अस्सलाम वालेकुम सैयदा महविश ज़मान साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो वेरी मच। मैम, आपका माशाल्लाह एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, आपने कई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम किया, अभी भी आप कर रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने एचआर की फील्ड का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया? अली, ऐसा है कि आई हैव डन माई एमएस इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में तो आप ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल साइकोलॉजी और उनका इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। एंड देन अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर होते हैं और बैंकिंग की फील्ड में चले जाते हैं, या जो बैंकिंग की फील्ड के होते हैं और जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो आई हैव डन माई एमएस इन अप्लाइड साइकोलॉजी और साथ साथ मैंने एचआर पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ी, और फिर मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी ऐसी है, आई हैव दोज characteristics, I love to interact people, I love to know people, I love to observe people. So basically I'm a people's person. तो जब when I thought of going to my practical life कि अब मैंने क्या करना है, I was the president of the debating society in my university, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर मेरा बहुत इंटरेक्शन था और छोटी ही उम्र में बहुत ज़्यादा सीनियर्स के साथ बहुत इंटरेक्शन था। तो आप बहुत सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू योर फेलोज। सो मुझे लगता था कि पीपल टेंड to like me, people get impressed by me, और I was that kind of a friend and fellow जो लोगों को मशवरे भी दे देता था और लोगों को ऑब्जर्वेशन भी बता दी। तो मुझे लगता था कि I would be a better HR person or better HR resource if I go towards the HR industry। तो फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता राहें भी ऐसी मिलती गई और मुझे ऐसी डेस्टिनेशन मिलती गई जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला। नए नए प्रोजेक्ट आ रहे थे और उसमें मुझे अपनी सलाहियतों का, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स का, अपने जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे, जो मुझे लगता था कि शायद घर बैठ के या सिर्फ एमएस करने के बाद मैं हॉस्पिटल्स में या मैं साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में वो इतना मैं गिवन नहीं कर सकती, इतना मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती जितना मैं एज बीइंग इन दी एचआर आप किसी को रोज़ी के भी आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। कुछ लोग अच्छे एट्रीब्यूट्स है, कुछ लोग अच्छी पोटेंशियल प्रोफाइल नहीं होते, बट आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा लर्न कर लेंगे एंड देन दे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी मैं जज कर लेती थी। और फिर उसके साथ मेरा यंग बच्चों के साथ इंटरेक्शन, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, करियर फेयर से बहुत इंटरेक्शन था है यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ। तो आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है, आपको खुद ब खुद आपको आइडिया होता है कि मेरा थ्रेशोल्ड क्या है और मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं और मैं कहाँ जो हूँ अपने आप को लेके मैं पैरेलल अपने करियर को जो है मैं स्मूथ कर सकती हूँ। तो विच इज़ वाई। हाँ, मुझे बताइएगा कि आप हैरेसमेंट हेड भी रही। जी जी। तो हैरेसमेंट की टाइप्स पे हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अली, आपको याद होगा शायद 2016-17 की बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐलानिया किया था कि आप नोटिफिकेशन था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ख़वातीन और मर्द शाना बशाना काम कर रहे हैं या वहाँ पर ख़वातीन की तादाद 10% या 20% भी अगर है तो आपको वहाँ पे एक हैरेसमेंट सेल बनाना चाहिए जिसकी हेड एक हैरेसमेंट सेल ही हो और वो कंपनी की ओनर को, सीईओ को या चेयरमैन को वो रिपोर्ट करें। राइट। तो जब ये 2016-17 में ये जब इम्प्लीमेंटेशन हुई तो आई वॉज दी ओनली पर्सन इन दी एचआर, फीमेल पर्सन इन दी एचआर इन माई कंपनी, इन माई प्रीवियस कंपनी। और फिर हमने ये पूरा एक हैरेसमेंट सेल बनाया, हमने पूरी पॉलिसी डिफाइन की उसके बारे में कि हैरेसमेंट के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। सही। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आप इफ़ यू फाउंड गिल्टी एवर तो यू वुड बी ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी आपको दोबारा हायर नहीं करेगी। और ये फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा कोई ये टैबू है हैरेसमेंट के बारे में, हैरेसमेंट कि अगर आप
के ऊपर हैरेसमेंट का चार्ज लग गया है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी एंड बाकी कंपनीज भी वुड थिंक 100 टाइम्स कि आइदर हम अली को हायर करें कि ना करें, क्योंकि हैरेसमेंट की बेस पे निकाले गए हैं, राइट। तो फिर हमने हैरेसमेंट की हमने पॉलिसी डिफाइन की, हैरेसमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट है। वी लिव इन अ सोसाइटी दैट्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और हमें ये लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही हरास होती हैं, बच्चियां ही हरास होती हैं। तो वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम औरतों को एक सिन्फ नाजुक की तरह लेते हैं कि औरतें ही हरास होती हैं और औरतें ही कमज़ोर है और मर्द ही उस पर जुल्म करेगा और मर्द ही उसको हरास करेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। लेकिन 6 साल के अरसे में अली, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारे पास ऐसे भी केसेस आए जिसमें यंग बच्चियाँ हरास कर रही थी। यंग बच्चियाँ मोबाइल का इजी लोड चाहिए, या मुझे उधार चाहिए पैसे, उधार नहीं दोगे या मुझे पैसे नहीं दोगे या मुझे फल फ्रूट नहीं दोगे तो आई विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। सही। पहले आप बिल्कुल इक्वली म्यूचुअल ट्रैक पे आप चल रहे हैं, विद अंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं, जहां आपने देखा जी कि अब वो इतनी मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा या ही इज नॉट स्पेंडिंग एनी मोर ऑन मी, तो मैं इसको इस तरह ब्लैकमेल कर सकती हूँ। तो हमारे पास इस तरह के भी केसेस आए, और फिर हमने ये देखा कि जिस तरह जितना ख्याल औरतों को अपनी इज्जत का है उतना ही ख्याल आदमियों को भी अपनी इज्जत का है, और आदमियों को भी होता है कि अगर मेरे ऊपर ही हैरेसमेंट का केस आ जाएगा तो मेरा पूरा करियर तबाह हो सकता है। तो ये एक हमारी जो सोसाइटी में एक टैबू है और एक स्कीमेटा है कि सिर्फ लड़कियां ही हरास होती हैं या औरतें ही हरास होती हैं या जो फीमेल जेंडर है वही हरास होता है। तो ये बिल्कुल इससे बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करें कि बहुत सारे मर्द, शादीशुदा मर्द भी हैं जो हरास हो रहे हैं, क्योंकि बीवियाँ इतनी डोमिनेंट हैं और बीवियाँ इतना वो शोर शराबा और बदज़बानी इतनी है तो वो कहते हैं मैं खामोश हो जाऊँ, वो हरास हो रहे हैं। तो हैरासमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी को फिजिकली या इमोशनली या मेंटली आप हरास कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल सिटिंग विद एनीवन, दैट्स हरासमेंट। कोई मुझे बुरी नज़र से देख रहा है या कोई मेरे आने पे कोई अजीबोगरीब कमेंट पास कर रहा है, और जो सरकास्टिक कमेंट है वो जो मैं जो फील कर रही हूँ आई एम अनएबल टू परफॉर्म बेटर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर सिनेरियो, तो वो भी हैरेसमेंट ही है। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा आप वुमेन एम्पावरमेंट का जो असल मकसद और मतलब है वो क्या समझती हैं? अली, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक फ्रेज बताऊंगी, आपको उससे ही आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गिव्स अ वुमेन एम्पावरमेंट। आप लड़कियों को अगर आप एजुकेट कर देते हैं, ख़वातीन को अगर आप पढ़ा देते हैं, राइट, बेसिक उनको आप तालीम दे देते हैं, तो दैट्स अ गारंटी कि वो जो कोई ऐसे हालात होते हैं, कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियली, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, राइट। वी लिव इन अ सोसाइटी के जहाँ पर होता है कि बेटे को तो डाल दें आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बेटी को आप डाल दें उर्दू मीडियम स्कूल में, एंड देन वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स कि वो उर्दू मीडियम वाली पढ़ के टॉप भी कर लेती है और बेटा जो आपका आवारा भी निकल गया और स्ट्रीट बॉय भी बन गया। तो आई ऑलवेज से, जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही कहा था कि आपको अगर तुम्हें बेहतरीन कौम चाहिए तो मुझे अच्छी माएँ दे दो। तो अच्छी माएँ होने का मतलब यही है कि आप अपनी बच्चियों पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आप देखिए, आप मर्द को पढ़ाते हैं, आप फर्द को पढ़ा रहे हैं, आप औरत को पढ़ाते हैं, आप पूरे ख़ानदान को पढ़ा रहे हैं, आप पूरी कौम को पढ़ा रहे हैं। एक पढ़ी लिखी माँ और एक जाहिल माँ, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि मैंने मास्टर्स किया है, मैंने पीएचडी किया। पढ़ी लिखी माँ का मतलब है अक्लमंद, और जिसकी के पास शऊर है, उस माँ की गोद से ऐसे ऐसे हीरे और जवाहर निकले हैं कि हम लोग हैरान हैं कि वो माएँ जो कभी घरों से बाहर नहीं निकली हैं, जिन्होंने कुरान की बेसिक तालीम और गुलिस्तान सादी और बोस्तान सादी ही पढ़ा है और बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा देती हैं। और फिर उसके बाद ये कि जो पढ़ी लिखी माँ है वो मल्टीटास्कर बन जाती है। वो घर भी देख रही है, बच्चों की पढ़ाई भी देख रही है, वो फैमिली भी देख रही है, वो अपना ऑफिस भी देख रही है, वो सोशली भी मूव कर रही है। मैम, ये मुश्किल कितना होता है, क्योंकि आप प्रोफेशनली खुद भी 3-4 चीज़ों को देख रही हैं, तो क्या ये आसान है या मुश्किल है? अली, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आपको पता है कि मैंने सुबह पहले 6:30 उठना है, मेरे बच्चों ने पहले स्कूल जाना है, तो यू नो कि मैंने सुबह उनका नाश्ता भी रेडी करना है, वैन किस टाइम आएगी मैंने उनको भी भेजना है। यू हैव टू मेक श्योर आपकी एक स्केड्यूलिंग होती है और आप अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं। और फिर आप, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि आप अच्छी सी अच्छी भी जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें आप कोप कर लेते हैं, और बदतरीन इन्वायरमेंट में भी इंसान जो है अपने आप को कोप कर लेता है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपकी जितनी अच्छी मैनेजमेंट है, आप मल्टीटास्किंग कर लेंगे, आप एक वक्त में 3 हांडियाँ भी बना लेंगे, आप एक वक्त में बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, हांडी बना लेंगे और कपड़े भी इस्त्री कर लेंगे और घर को भी देख लेंगे। तो पढ़ा लिखा होना, जब आपके पास एम्पावरमेंट होती है ना, तो जब एम्पावरमेंट होती है दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू। व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, तो स्काइज आर द लिमिट्स। तो ये है। अच्छा मैम, आने वाले वक्त में कोई आपका ऐसा गोल या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो लेकिन अब तक पूरा ना हुआ, वो क्या है?
आने वाले वक्त में अली आई वुड डेफिनेटली गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरा प्लान है कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूं और मैं उसमें ऐसी ख़वातीन को लेके आऊं और ऐसी हुनरमंद ख़वातीन को लेके आऊं जो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कि कोई दुपट्टा वो कढ़ाई करती हैं तो उसको उनको रोज़ की दिहाड़ी के पैसे मिल रहे होते हैं। तो आई वुड ट्राई कि मैं पाकिस्तानी जो हमारा जितना भी हमारा कल्चर है, हमारे जो स्किल्स हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको लेके मैं एक ऐसे में प्लेटफॉर्म पे लाऊं कि हम उसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और ख़वातीन के स्किल्स को हम प्रमोट करें, पाकिस्तानी स्किल्स को। वी हैव अ रिच कल्चर, we have so many fusion of different cultures in our society। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरह ख़वातीन को लेके और ख़वातीन की ही फाइनेंशियल बेनिफिशियल कोई ऐसी चीज़ हो मैं उस पर मैं काम करूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। मैम, आप चूँकि 12 साल से ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो पॉलिसी बनाते वक्त एचआर की जब पॉलिसीज़ बनती हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है और किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? अली, एक तो पॉलिसीज़ आपकी एचआर की वो हैं जो आपकी अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द कंट्री हर जगह आपकी वही पॉलिसीज़ हैं। कुछ पॉलिसीज़ आपकी मुल्क के आइन की पॉलिसी भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपने उसको इंश्योरेंस देनी है, या आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसकी ग्रेजुटी है, आइदर ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड आपने देना ही देना है, या एम्प्लॉयज़ को जो लेबर लॉ है आपका, या क्या आपने एम्प्लॉय को इतनी छुट्टियां, मेडिकल लीव्स, एनुअल लीव्स, कैजुअल लीव्स देनी ही देनी है। बट फिर उन पॉलिसीज़ को साथ साथ आप कंपनी का जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी कंपनी का कल्चर है एंड द नेचर ऑफ वर्क यू आर डूइंग। इफ़ यू आर डूइंग अ ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा है, लाइक आपके ड्राइवर्स हैं, आपके मैकेनिक्स हैं, आपके गार्ड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, गार्डनर्स एंड स्वीपर्स हैं, तो वो पॉलिसी आप उसके लिहाज से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल ये अब ये ड्राइवर्स वगैरह हैं और कम आमदनी वाला तबका है जो बिल्कुल मिनिमल वेजेस पे काम कर रहा है, तो आप उनके लिए फिर और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि आप सैलरी एडवांस भी ले लें, चले आप लोन भी ले लें जो आसान किस्तों पे कट जाएगा, राइट। तो पॉलिसीज़ को जब आप बनाते हैं तो उसको एक तो आप अपनी कंपनी की जो विजन मिशन है उसको आप अपने जहन में रखते हैं, फिर जो कंपनी का कल्चर है, जो कंपनी की जो आपकी पॉपुलेशन है उसको जहन में रख के एंड विद लेजॉन विद डिफरेंट एचओडीज आप एक पॉलिसी पर डिसाइड करते हैं। वो पॉलिसी जो ऑलरेडी डिफाइंड है उनको आप कस्टमाइज करते हैं, कीपिंग इन ल्यू योर कंपनी एंड योर कंपनीज कल्चर। मैम, हैरेसमेंट की जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें ख़ास तौर पे किन बातों का ख्याल रखा जाता है? हैरेसमेंट की पॉलिसी जब हम बनाते हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि हरासगी जब हो रही है यहाँ पे, इवन जानवरों को भी आप हरासा कर सकते हैं ना, राइट। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ताकतवर है वही कमज़ोर को हरासा करेगा, या एक मेल जेंडर है वही फीमेल को हरासा करेगा। तो जब हैरेसमेंट की जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो वी मेक श्योर कि उस पॉलिसी में हमारे ऐसी भी थर्ड पार्टी हो जो कंपनी में ही काम कर रही हो, बट वो भी उस पैनल में हो, वो भी उस इंक्वायरी कमेटी में हो, राइट। आप दोनों पार्टीज़ की चीज़ें सुने, आप दोनों पार्टीज़ की चीज़ों को इंक्वायर करें, और उसके बाद आप एक पर्सनल प्रेफरेंस पे कोई फैसला ना करें, क्योंकि आपके एक फैसले से किसी की नौकरी भी जा सकती है और आप बाइस नहीं हो सकते। तो न्यूट्रलिटी के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि फॉर एग्जांपल अगर एक हेड एचआर हैरेसमेंट सेल में है, उस पैनल में एक हेड एचआर हो, एक सीईओ, और फिर वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एक न्यूट्रल डिपार्टमेंट का बंदा हम उसके अंदर जो कॉलीग हमारा हम उसको इन्वॉल्व करें। और सेकेंडली आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि हम कभी ये ना देखें कि हम रिलीजन की बेस पे, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बेस पे, जेंडर की बेस पे, ज़बानी या लिंग्विस्टिक या लसानी बेस के ऊपर, राइट, या माजूरी या दूसरी फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम फैसले ना करें। तो न्यूट्रलिटी के लिए चाहिए और बेहतर है कि ऑर्गेनाइजेशन में से, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बंदा जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, या डायरेक्ट उसका इंटरेक्शन या फ्रेंड्स बीइंग नाइस विद दैट पर्सन नहीं है, तो हम उनको शामिल करें। और फिर हमेशा ही जब हम कंक्लूड भी हम करते हैं और जब रिजल्ट भी हम एक निकालते हैं कि ये गिल्टी है और इसको फायर करें या इसको टर्मिनेट करें या इसको फाइन करें, वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम जो अल्लाह ताला ने हमें जो कवानीन बताए हैं, जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं और जो हमारी कंपनी के कवानीन हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, और हैरासमेंट की जो चीज़ें उनको फॉलो करते हुए हम फैसला करें। हम जजमेंटल ना हो, हम बायस ना हो, और क्योंकि आगे फिर हम भी जवाब दें। ठीक है। अच्छा मैम, आपकी इंस्पिरेशन थ्रू आउट इस सफ़र में, जो आपने एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल करियर अपना बनाया, इसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन था? अली, देखें, बीइंग अ मुस्लिम, और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं, खानगी, सोशली, फाइनेंशली, खारजी, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते कामिल जो है उसने उसको कवर ना किया हो। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आइडियल शख्सियत हैं। और फिर उसके बाद मौला अली, हज़रत अली
करमल्ला वजो, आपने कहा मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है और फिर हम अहले बैत के मानने वाले हैं। तो हज़रत अली मेरे बहुत आइडियल और बहुत ज़्यादा मैं उनको फॉलो करती हूँ। और उसके बाद मेरी वालदा मोहतरमा सही। सैयदा शनाज़ नकवी और मेरी अम्मी, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। और उस ज़माने में जब लड़के एमएस नहीं करते थे इकोनॉमिक्स में, तो मेरी अम्मी ने एमएस इकोनॉमिक्स किया और फिर साथ साथ बच्चों को भी लेके, एंड यू नो शी इज़ अ प्रोफाउंड accomplished housewife and profound accomplished educationist as well. And she's the one who always motivated me, you know, right from the very first day, from my school till my shadi, till my career, when my kids were born. So she is the main support and she is my wonder wall. सही। अच्छा मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह फाउंडेशन को तो मैं कोई 7-8 साल से मैं इस तरह फॉलो कर रही हूँ कि आप उनकी मैं रील्स देखती थी, और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और पब्लिशर भी हैं और बड़ी इनकी बुक्स भी हैं। और फिर इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि एचआर के भी कई बार मैंने देखा कि कोर्सेज वगैरह हो रहे होते थे। और कासिम अली फाउंडेशन में कासिम अली शाह आपके एक यू नो एक ही इज़ द मेन सेंट्रल फॉरवर्ड प्लेयर। और उनकी मैंने स्पीचेस सुनी हैं, उनके मैंने मोटिवेशनल लेक्चर सुने हैं। एंड आई एम सरप्राइज कि छोटी छोटी ज़िंदगी की मिसालें और आपकी आम ज़िंदगी से, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि मैं खड़ा हुआ मैंने जहाज़ बना दिया। आपको छोटी छोटी बातें, बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह करनी है, ही इज़ अ फिलैंथ्रेपिस्ट, कि बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह करनी है, आपने अपने सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, अपने गोल्स क्या बनाने हैं। तो आम जिंदगी में सादा, आम फहम और इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करना। और फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि अब वो बहुत सारी इनके बहुत सारे और भी इदारे आ गए हैं, जिसमें मियाँ बीवी के जो मामला चल रहे हैं, और अगर कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो रहा तो वो भी इनिशिएट ले रहे हैं, एज एन NGO भी काम कर रहे हैं। इनके लेक्चर्स वगैरह, इनकी इस तरह की चीज़ें मैंने बड़ी फॉलो की हैं। और वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक और बड़े इम्प्रेसिव। और तो कासिम अली शाह के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा Thank you so very महविश much. साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ासतौर पे HR की पॉलिसीज़ और हैरेसमेंट पे इन्होंने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।